Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the complications of the diabetes. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस. ठीक है, अब उसको स्टार्ट करने से पहले ना सिर्फ एक दो चीज़ें रह गई थी प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, एक हमारे पास होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ और एक हमारे पास है पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज़. ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होता है जो मेनली प्रेगनेंसी में आता है. ठीक है, इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसकी में. ठीक है, क्योंकि बुक में कुछ इतनी खास एक्सप्लेनेशन दी नहीं है. ठीक है, और एक हमारे पास है पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज़. ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि ये वो डायबिटीज़ होता है जिसमें हमारे पास एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज में डिस्टर्बेंस होती है. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे. कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं हमारे पास एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं. ठीक है, अच्छा, अब एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ना, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड ऑफ द डायबिटीज़. ठीक है, अब हनीमून पीरियड ऑफ डायबिटीज़ में क्या होता है, ये वो वाला पीरियड होता है जिसमें हमारे पास ये अर्ली स्टेज ऑफ द डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़. ठीक है, अच्छा, देर आर रिज़र्व ऑफ इंसुलिन. ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, रिज़र्व्स होती हैं इंसुलिन की. और इसमें इवन दो बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है लेकिन तमाम के तमाम बीटा सेल्स अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते. ठीक है, तो अल्टीमेटली इंसुलिन थोड़ी बहुत हमारे पास बन रही होती है. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, वो इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे होते. ठीक है, तो ये हनीमून पीरियड हो गया. हनीमून पीरियड क्या है कि हमारे पास ये टाइप 1 डायबिटीज़ की अर्ली स्टेज में हमें नज़र आता है. ठीक है, इसमें कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते बिकॉज ये हमारे पास ये वो पीरियड होता है जिसमें इंसुलिन के रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ द बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड येट. सो अल्टीमेटली देयर इज़ कैन बी नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि हनीमून पीरियड हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इनिशियल फेज़ होता है. इनिशियल फेज़ में हमारे पास होता है तीन चीज़ें, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया. ठीक है, अब पोलीयूरिया में क्या होता है कि बंदे की यूरिनेशन जो होती है वो ज़्यादा आ रही होती है. क्यों ये ज़्यादा आ रही होती है, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है. अब बॉडी में अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, तो बॉडी कोशिश करती है कि मेरे बॉडी में ग्लूकोज है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट करूँ. ठीक है, तो जब वो ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करती हैं तो वो हमारे पास उसके साथ पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि यूरिनेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जब यूरिनेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली पानी की कमी हो जाती है. अब पानी की कमी होती है तो आप जो हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यास लगती है. ठीक है, तो पोलीडिप्सिया आ गया. ठीक है, फिर आता है पोलीफेजिया. पोलीफेजिया इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है बिकॉज इट्स अ कैटाबॉलिक हार्मोन. तो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है. तो बॉडी का बंदा कोशिश ये करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए, तो उसकी पोलीफेजिया भी हमें नज़र आ रहा होता है. ठीक है, फिर इसके बाद एक्यूट में हमें इन एक्यूट सिम्टम्स में हमें एक चीज़ नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हमारे पास कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, कैसे ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस आया है या कोई इन्फेक्शन आया है. ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास एकदम हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है. ठीक है, अब वो हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यूरिनेशन जो होगी वो ज़्यादा हो गई है. ठीक है, अब यूरिनेशन जब ज़्यादा हो गई तो बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा. अब डिहाइड्रेशन में जब बॉडी चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास फैट्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे फिर उसके बाद कीटोन बॉडीज़ बनेंगी. ठीक है, अब कीटोन बॉडीज़ जब बन जाएंगी ना तो सही है, अब कीटोन बॉडीज़ जो होंगी वो जब बन जाएंगी तो कीटोनीमिया कॉज कर लेंगी, कीटो यूरिया वगैरह कॉज कर लेंगी. ठीक है, अच्छा, दोबारा बता दे तुम, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, मेनली हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का लेवल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, तो बॉडी में फैट्स की डिस्ट्रक्शन होती है. फैट की डिस्ट्रक्शन होती है तो कीटोन बॉडीज़ बनती है. कीटोन की बॉडी की वजह से कीटोनीमिया वगैरह हो सकता है, कीटो यूरिया वगैरह हो सकता है. ठीक है, अच्छा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हाइपर ऑस्मोलैरिटी कोमा हो सकता है. ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ होती है नॉन कीटोटिक कोमा. नॉन कीटोटिक कोमा में क्या होता है, हमारे पास मेनली जो है वो बंदे को जो है ना वो कोमा में चला जाता है बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दी कीटोन बॉडीज़. ठीक है, और ये हमारे पास मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ में होता है विच इज़ द टाइप 2 डायबिटीज़. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस पे. ठीक है, तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास देखो या तो मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं या तो माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं. मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी वेसल्स में ना. अब देखो पैथोजेनेसिस में क्या होता है,
कि हमारे पास देखो पैथोजेनेसिस में हमारे पास फॉर्मेशन होती है एज की, AGE, विच इज़ एडवांस ग्लाइकेन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, एडवांस ग्लाइकेन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज का जो प्रिकर्सर होता है, मतलब ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है, उसके जो ब्रेक डाउन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाके कंबाइन हो जाती हैं ईदर फैट्स के साथ या ईदर प्रोटीन के साथ, ठीक है। जब वो उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ग्लाइकेशन हो जाती है, ठीक है। इस ग्लाइकेशन के एंड प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास जो है ना वो डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और इस ग्लाइकेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उसको आप AGE कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये AGE होता है ना, ये हमारे पास दो चीज़ें करता है। एक हमारे पास ये जाके बाइंड हो जाता है AGE रिसेप्टर के साथ, ठीक है। अब ये AGE रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अब AGE रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे होते हैं, जैसे कि T सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पे हो गए, एंडोथेलियम पे हो गए, और वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे होते हैं, ठीक है। अब जब ये जाके कंबाइन हो जाता है ना अपने रिसेप्टर पे ना, तो हमारे पास जो है कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स का और साइटोकाइंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और एक हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास AGE जो होता है ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जब बाइंड हो जाता है ना, तो एक ट्रैप बना लेता है। ट्रैप बनाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जाके उस ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। जब LDL कोलेस्ट्रॉल उस ट्रैप में फंस जाता है ना, तो इसके अलावा एल्ब्यूमिन भी फंस सकता है उस ट्रैप में। जब एल्ब्यूमिन फंस जाएगा तो एल्ब्यूमिन जो है ना एक प्रोटीन है जो हमारे पास मेनली कैरी करता है ना बहुत सारी चीज़ों को। ऑब्वियसली अगर वो नहीं होगा तो एल्ब्यूमिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है कि जब एज जो है वो हमारे पास अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा साइटोकाइंस का लेवल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस हो गए, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, वो वास्कुलर प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक्टिवेशन होती है। एक तो हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ AGE बनता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन काइनेस C की एक्टिवेशन होती है। अब प्रोटीन काइनेस C जो होता है ना, मेनली हमारे पास जो हम लोगों ने सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला प्रोसेस पढ़ा था ना, तो उसमें यही हो रहा था कि पहले हमारे पास लाइगेंड अटैच होता है तब फॉस्फोलाइपेज की एक्टिवेशन होती है, उसकी वजह से हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनता है, और एक हमारे पास जो है वो डैग बनता है। अब डैग जो होता है वो हमारे पास एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस C की, और प्रोटीन काइनेस C जब एक्टिवेट हो जाता है ना तो वो हमारे पास मेनली क्या कराता है, एंजियोजेनेसिस वगैरह कराता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वगैरह रिलीज़ कराता है, डिफरेंट और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी सेम चीज़ यही होती है, डैग का लेवल ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन काइनेस C का लेवल ज़्यादा हो जाता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होती है, एंड अल्टीमेटली हमें जो है वो सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है पोलियोल पाथवे में। पोलियोल पाथवे में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, नॉर्मली हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ना वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटोल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज़ दी ना सॉर्बिटोल में। अब सॉर्बिटोल जो होता है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रक्टोज जो होता है उसको वो हमारे पास ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, विच वी डोंट वांट इट, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रक्टोज जो है ना वो ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अब ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए NADPH चाहिए, लेकिन NADPH सारा का सारा यूज़ हो चुका है सॉर्बिटोल जब फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमारे पास NADPH की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बंदा जो है वो हमारे पास नर्व्स में अगर हुआ तो न्यूरोपैथीज़ हो जाएंगे, नेफ्रोपैथीज़ वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है ना मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे डायबिटीज़ की। थैंक यू।